मेरा नाम आदित्य है। मैं कुछ महीनों पहले ही इस शहर में नौकरी करने के लिए आया था। यह शहर मेरे लिए नया और बहुत ही अजीब था। अजीब इसलिए क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही खुला था, जबकि जिस गांव में मैं रहकर आया था, वहाँ पर बहुत ही घुटन भरा माहौल था। मैं 27 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं अपनी फैमिली के साथ गांव में रहता था, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने शहर में ही नौकरी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि शहर में नौकरी करने का अपना एक अलग ही मजा है। मैंने यहीं पर एक फ्लैट किराए पर ले लिया था और अभी मेरी नौकरी को सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे। इतनी जल्दी तो मुझे मेरी कंपनी फ्लैट नहीं दे सकती थी। मैंने जो फ्लैट किराए पर लिया था वह एक कॉलोनी में था। मैं सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलता था और शाम 4 बजे तक घर वापस आ जाता था। यहाँ पर मैंने बातचीत करने के लिए कुछ दोस्त भी बना लिए थे। मेरा एक दोस्त और भी था जो मेरी कॉलोनी में रहता था, लेकिन हमारे फ्लैट अलग अलग थे। वह शादीशुदा था और गांव से ही आया था मेरे साथ नौकरी करने के लिए, लेकिन वह अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर आया था। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि वे भी मेरी शादी जल्दी ही कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। पहले मैं अपना कुछ कमा लेना चाहता था। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, वहां पर मैंने एक लड़की को देखा था जो बहुत ही खूबसूरत थी। वह शायद यहीं रहती थी। उसे पहली नज़र में देखकर ही मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। उसका नाम सृष्टि था। सृष्टि को पहली नज़र में देखकर ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की और कॉलोनी में रहने वाली एक दोस्त से उसकी पूरी जानकारी निकलवाई। वह इस कॉलोनी के फ्लैट में अपनी मां के साथ अकेली रहती थी। इस शहर में आने के बाद मेरी नौकरी का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था और मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा अपने गांव भेज दिया करता था, जिससे मेरे घर वाले भी काफी खुश थे। मेरी एक छोटी बहन भी थी। बड़े में ही था और शादी भी पहले मेरी ही होनी थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल छूट दी हुई थी कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर सकता हूं और जिस लड़की से चाहूं उससे शादी कर सकता हूं। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 महीने की जान पहचान के बाद धीरे धीरे हम दोनों के बीच गहरा रिश्ता कायम हो गया था। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे थे और प्यार भी करने लगे थे। मुझे नहीं पता था कि सृष्टि इतनी जल्दी मुझसे मोहब्बत कर बैठेगी कि हम दोनों ने शादी करने का इरादा कर लिया था। मैं तो सृष्टि से जल्दी ही शादी करना चाहता था, क्योंकि वह बहुत दुख भरी जिंदगी गुजार रही थी। वह अपनी बीमार मां के साथ रहती थी और एक स्कूल में टीचिंग करती थी। सृष्टि एक ऐसी लड़की थी जिसे शायद सहारे की जरूरत थी। मैं उसका सहारा बनना चाहता था, लेकिन वह किसी से सहारा मांगने से डर रही थी। उसकी जिंदगी में पहले एक खतरनाक तूफान आ गया था। उसकी शादी को 1 साल ही हुआ था जब उसका पति इस दुनिया से चला गया और उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर वह अपनी बीमार मां के साथ जाकर रहने लगी और अब नौकरी कर रही थी और अपनी मां का इलाज करवा रही थी। उसने मुझे बताया था कि उसके ससुराल वालों ने उसके पति के मरने के बाद उसे बहुत तंग किया था। इसी वजह से सृष्टि दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके दूसरे ससुराल वाले भी ऐसे ही न हों। लेकिन मेरे घर वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे और वैसे भी मैं तो यही नौकरी करता था। इसलिए शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी के साथ यही रहना था। मुझे सृष्टि से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी, लेकिन जब से मैं उससे मिला था, वह बहुत ज्यादा परेशान थी और वह मुझे अपने हालात रो रो कर सुनाती थी। एक मर्द की कमजोरी होती है कि अगर किसी रोती हुई औरत को देख ले तो वह उसकी मदद करने की कोशिश जरूर करता है, चाहे वह मदद करने के काबिल हो या नहीं। सृष्टि बहुत खूबसूरत थी। उसने कहा कि यह दुनिया बहुत बुरी है। मेरा पति इस दुनिया से चला गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। एक माँ है जो बीमार रहती है। उनकी दवाइयों का खर्चा और अपना पेट भरने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें किया करते थे। हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए थे। हम कभी कभी कॉल पर बात करते थे। हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे। वह अपनी ससुराल वालों से सारे संबंध खत्म कर चुकी थी। वह अपना सब कुछ छोड़कर अपनी मां को लेकर इस कॉलोनी में रहने के लिए आ गई थी। वह अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाना चाहती थी। मेरी पहली मुलाकात उससे पार्क में हुई थी। वहां पर बातों बातों में मैंने उससे कहा था कि मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं, तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि आप अकेले कैसे जाओगी, तो उसने कहा कि मैं अकेली नहीं हूं। फिर उसने सीटी बजाई और सामने से ही भागता हुआ
एक बड़ा सा गोल्डन कुत्ता उसकी तरफ भागता हुआ आ गया। मैंने पूछा कि क्या यह कुत्ता आपका है? तो उसने कहा कि हाँ, यह मेरा कुत्ता है। आपको कैसा लगा? मैंने कहा, हाँ, यह अच्छा तो है, लेकिन बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। फिर उसने बताया कि यह अपने मालिक के अलावा किसी से भी लड़ झगड़ सकता है और हमला भी कर सकता है, लेकिन आप फिक्र मत करो, यह बहुत ही अच्छा कुत्ता है। मैंने पूछा, इसका नाम क्या है? उसने कहा, इसका नाम हरी है। दरअसल, यह मेरे पति का कुत्ता था। वह इसे पालतू बनाकर लाए थे और हमेशा से अपनी औलाद की तरह प्यार किया करते थे। इसलिए यह बिल्कुल उनके साथ किसी इंसान की तरह बर्ताव करता था। शादी से पहले मुझे जानवरों से बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी में आई तो मुझे भी इस कुत्ते से मोहब्बत हो गई थी। यह मेरे पति की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे अपने ससुराल से यहाँ ले आई थी। अब यह हमारे साथ ही रहता है। यह मेरा हमेशा अपने मालिक की तरह ख्याल रखता है। कभी किसी अनजान इंसान को मेरे करीब नहीं आने देता। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो यह उस पर हमला कर देता है। एक तरह से यह मेरा बॉडीगार्ड है। मुझे इसके साथ रहना अच्छा लगता है। यह कुत्ता मेरे पति 5 लाख रुपए का लेकर आए थे। अगर यह जवान होता, तो और भी महंगा होता। मैंने इस कुत्ते के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की, तो सृष्टि ने कहा कि अभी नहीं, अभी दोस्ती नहीं हुई है। हरी आजकल बहुत परेशान और उदास रहता है। यह अपने मालिक के जाने के बाद हमसे गुस्सा हो गया है। मैं इसलिए तो इसे घर से बाहर सैर कराने के लिए लेकर आती हूँ ताकि इसका दिल बहल जाए। मुझे सृष्टि की बातें बहुत अजीब लगीं। वह जरूरत से ज्यादा जज्बाती लड़की थी। फिलहाल थोड़ी देर बाद वह वहां से चली गई, पर मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रह गया था। फिर इसी तरह कई बार उसकी और मेरी मुलाकात कहीं न कहीं हो जाती थी। हम दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल निकला था। वह मुझसे प्यार करने लगी थी। उसके बाद हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं सृष्टि का सहारा बनना चाहता था और उसको संभालना चाहता था। उसकी जिंदगी की कहानी बहुत ही अच्छी थी। उस बेचारी ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था। अब मैं उसको और ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकता था। पता नहीं क्यों मुझे उसे एक अजीब सी मोहब्बत हो गई थी। उसकी छोटी सी भी तकलीफ मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई थी। मैंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कर ली थी और उनको सृष्टि की फोटो भी भेज दी थी। उन्हें सृष्टि बहुत पसंद आई थी और उन्होंने मुझे सृष्टि से शादी करने की परमिशन भी दे दी थी। मेरे घर वालों को मेरी पसंद पर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन मैंने उनको यह नहीं बताया था कि सृष्टि की पहले एक शादी हो चुकी है और उसका पति मर चुका है। शायद मेरे पेरेंट्स ये बात सुनकर मुझे सृष्टि से शादी नहीं करने देते। सृष्टि ने अपने पहले पति के बारे में बताया था कि वह अपने पहले पति को बहुत प्यार करती थी और उनकी लव मैरिज हुई थी। उसका नाम विराट था। सृष्टि कहने लगी कि उसका पति बहुत अच्छा था और मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरा बहुत ख्याल भी रखता था। मैं सृष्टि के सामने लाचार बन गया था। मैं तो पहले से ही उसकी मोहब्बत में लाचार हो गया था। मैं उसकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करता था ताकि मेरा असर उस पर पड़े और वह अपने मरे हुए पति को भूलकर मेरे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। वह अपने दिल में यह ठान ले कि मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ और उसे बहुत प्यार करता हूँ। हमने जल्द से जल्द शादी करने का इरादा कर लिया था। सृष्टि की माँ भी हमारी शादी के लिए मान गई थी। उन्हें भी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वह तो बहुत खुश हो रही थी कि उनकी बेटी को एक कुंवारा और ख्याल रखने वाला लड़का मिल रहा है। सृष्टि और मैं धीरे धीरे बहुत करीब आ रहे थे। वह कह रही थी कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने पति के जाने के बाद फिर से खुश रह पाएगी, लेकिन मेरे साथ उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। हम दोनों ने तय कर लिया था कि अगले हफ्ते हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने अपनी शादी के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया था और उनसे कहा था कि आप लोग भी शहर आ जाओ, लेकिन मेरे पेरेंट्स का मानना था कि मैं अपनी पत्नी को लेकर गांव चला जाऊं और मेरी शादी माही से ही हो, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था और वह मेरी शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करना चाहते थे। मैंने जब इस बारे में सृष्टि को बताया तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, आदित्य, तुम नहीं जानते कि मेरा पति कितना बड़ा बिजनेसमैन था और वह शहर में रहता था। मैं कभी भी गांव नहीं गई। मैंने अपनी सारी जिंदगी शहर में ही रहकर गुजारी है। मैं कभी गांव नहीं जा सकती। मैंने उसको समझाया कि मैं अपने माता पिता की खुशी के लिए वहां पर शादी करना चाहता हूं ताकि उनके अरमान पूरे हो जाएं। बस शादी करने के एक हफ्ते बाद हम यहाँ वापस आ जाएंगे।
सृष्टि ने कहा कि इस एक हफ्ते में मेरा यहाँ काफी कुछ बदल जाएगा। उसने मुझे गाँव जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि शादी यही सही होगी। मैंने जब इस बारे में अपने माता पिता को बताया तो वह लोग भी नहीं माने, इसलिए मैंने सृष्टि की ही बात मान ली और शहर में ही कोर्ट मैरिज कर ली। इस बात से मेरे माता पिता भी नाराज हो गए थे। उनका इकलौता बेटा होते हुए मैंने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। मेरी छोटी बहन भी थी, जिसे मेरी शादी की बहुत चाहत थी। वह बेचारी भी रोती रह गई थी। मैंने अपनी फैमिली के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। कई दिनों तक मेरे घर से कोई कॉल भी नहीं आई थी। इस तरह से सृष्टि मेरी जिंदगी में आ गई और उसने अपना सामान भी मेरे फ्लैट में शिफ्ट करवा लिया था। सृष्टि की माँ अपने बड़े बेटे के यहाँ रहने चली गई थी। शादी के बाद हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी। सृष्टि कहने लगी कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे फिर से एक लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। मेरी किस्मत शायद बहुत अच्छी है। हमारी जिंदगी किसी फिल्म के हीरो हीरोइन की जिंदगी जैसी गुजर रही थी। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। वह हरी को भी अपने साथ लेकर आई थी और अब वह भी मेरे घर में ही रहता था, जबकि मैं सबके खिलाफ था। मुझे जानवरों को घर में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यह कुत्ता भी मुझे बहुत खतरनाक लगता था। इसके लिए मैंने बाहर एक जगह बना दी थी। वह मेरे साथ थोड़ा कंफर्टेबल तो हो गया था, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे सृष्टि के साथ रहता था। सृष्टि ने बताया कि जब से उसका पहला पति इस दुनिया से गया है, यह कुत्ता बहुत उदास हो गया और उसे बहुत याद करता है, क्योंकि वह इसका मालिक था। मैंने कहा कि हाँ, जानवरों में भी फीलिंग होती है और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल इंसानों जैसी फीलिंग होती है। इमोशंस होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली या फिर भेड़ बकरी, जो इंसान से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। सृष्टि और मेरी शादी को अभी 1 महीना ही गुजरा था जब अचानक एक दिन सृष्टि की तबीयत खराब हो गई। मैं ऑफिस में था और पड़ोस के घर से मुझे कॉल आई कि आपके घर में जो कुत्ता रहता है वह जोर जोर से भौंक रहा है। वह लगातार आवाज निकाल रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी परेशानी में है। आप जरा अपने घर में जाकर देखें कि आपके घर में क्या परेशानी है। मैं जल्दी ही ऑफिस से घर आ गया और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया कि मेरी पत्नी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। तभी हरी इतना शोर मचा रहा था। मैंने सृष्टि को फौरन अपनी गाड़ी में ले जाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने एक बहुत अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ और सबसे पहले मैंने कॉल करके इस बारे में अपनी मम्मी पापा को बताया। इस बात को सुनकर उनकी नाराजगी भी अब थोड़ी कम हो गई थी। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था और यह खुशखबरी हमें जल्दी ही मिल गई थी। हम दोनों बहुत खुश थे। जब मैं सृष्टि को अस्पताल से घर लेकर आया तो हरी उसे देखकर बहुत ज्यादा भौंक रहा था। वह बार बार ऐसा कर रहा था। सृष्टि हरी की तरफ देखकर कहने लगी, अब मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक है। मैंने उसे बताया कि तुम बेहोश हो गई थी तो यह इसी तरह से शोर मचा रहा था। तभी पड़ोस वालों ने फोन करके मुझे इसकी वजह बताई तो मैं जल्दी से घर आ गया, वरना मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाने वाला था। अगर मैं मीटिंग में चला जाता तो शाम को ही घर वापस आता। मैंने कहा कि तुम्हारा कुत्ता तो बहुत अच्छा है और सच में तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। आज इसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। लेकिन हरी फिर भी जोर जोर से भौंक रहा था। मैंने सृष्टि से कहा कि यह अब क्यों भौंक रहा है, तो वह कहने लगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद इसे भूख लगी होगी। वह उसे खाना देने के लिए चली गई, लेकिन इसके बाद भी वह इसी तरह से भौंकता रहा। अब सृष्टि को उस पर गुस्सा आ गया और उसने कहा, मेरी तबीयत खराब है, हरी तुम क्या चाहते हो? कभी कभी तो मैं भी तंग आ जाता था क्योंकि वह बहुत ज्यादा शोर मचाता था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी सृष्टि को अपने पास बिठाया और उससे कहा, देखो सृष्टि, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वह मेरी तरफ ध्यान देते हुए देखने लगी और बहुत खुश थी। कहने लगी, हाँ बताओ क्या बात है। मैंने कहा, देखो, अब हमारे घर में बच्चा भी आने वाला है और यह जानवर है। इसका कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर दे। घर में एक छोटा बच्चा होगा और यह भी रहेगा तो मैं बहुत परेशान रहूंगा। जब तक मैं घर से बाहर रहूंगा मुझे टेंशन होती रहेगी। अगर तुम घर के कामों में बिजी हुई और उसने हमारे बच्चे के साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा? सृष्टि ने मेरी तरफ देखकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम नहीं जानते कि वह पालतू कुत्ता है। वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। हमारे घर में कुछ मेहमान रहने के लिए आए थे।
वह लगभग 15 दिन तक हमारे घर पर रहे थे। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। तब तो हरी ने कुछ भी नहीं कहा था। मैंने कहा, देखो सृष्टि, जानवर का कभी कोई भरोसा नहीं होता। मैंने नोट किया है, यह तुम्हारे पेट की तरफ देखकर ही ज्यादा भौंकता है। ऐसा लगता है जैसे इसे हमारे बच्चे से नफरत हो रही है। सृष्टि को अचानक गुस्सा आ गया। उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे क्या पता कि मैं मां बनने वाली हूं। वह तो बस एक जानवर है। तुम कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। मेरे पहले पति की आखिरी निशानी है और मैं उसे खुद से जुदा नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं अब तुम्हारे पहले पति की कोई भी निशानी तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम बार बार उसकी बात करती हो और कहती हो कि वह तुम्हारे पहले पति की आखिरी निशानी है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि निशानियां तो उसी इंसान को संभाल कर रखी जाती है जिसे हमें मोहब्बत होती है। वह कहने लगी, आदित्य, मैंने आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। मुझे मोहब्बत थी अपने पहले पति से और हमारी लव मैरिज हुई थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और हमेशा करती रहूंगी। वह अब इस दुनिया में नहीं है। आप क्या चाहते हो कि मैं उससे नफरत करने लग जाऊं? अगर मैं उससे नफरत कर सकती हूं तो फिर मैं आपसे भी नफरत कर सकती हूं। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। इतना प्यार तुम्हारा पहला पति भी नहीं करता होगा। मैंने कभी तुम्हारे सामने किसी दूसरी लड़की का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन तुम्हें देखते ही मैं तुम पर फिदा हो गया था और तुम भी मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गई थी। मुझे लगा था कि तुम अपने पहले पति को सिर्फ अच्छे शब्दों में याद करती हो। सृष्टि ने कहा, आप क्यों मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला। मैंने कहा, मुझे न तो कोई लड़ाई करनी है और न ही कोई झगड़ा। बस तुम इस कुत्ते को घर से निकाल दो। वह कहने लगी, यह मुमकिन नहीं है। मैं इसे नहीं निकाल सकती और मैं इसे कहीं भी छोड़ दूं, यह वापस मेरे पास आ जाएगा। यह कोई आम कुत्ता नहीं है, यह 5 लाख रुपए का कुत्ता है। अगर इसे किसी ने चोरी कर लिया तो वापस नहीं मिलेगा। मैंने कहा, फिर इसे बेच दो। यह सुनकर सृष्टि का दिल बहुत दुख गया। उसने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं बेचने दूंगी। यह बेचारा पहले ही काफी उदास है, क्योंकि इसका मालिक इस दुनिया से चला गया। मैं एक अच्छी इंसान हूँ। मैं इसके फीलिंग्स को समझती हूँ, चाहे वह फीलिंग्स किसी जानवर की ही क्यों न हो। और मैं आपसे भी यही उम्मीद रखती हूँ। मैं अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होने लगा, क्योंकि मैंने भी उसे यही कहा था कि एक नरम दिल और एक अच्छा इंसान हूँ, जबकि मैं ऐसा था ही नहीं। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं खामोश हो गया। दिन इसी तरह से गुजरने लगे। वह कुत्ता सृष्टि के पेट की तरफ देख देख कर बहुत शोर मचाता था। अब यह बात सृष्टि ने भी नोट करना शुरू कर दी थी और वह उससे दूर रहने लगी थी। मुझसे कहती थी कि आप जाकर इसे खाना दे दो। मैं जब इस कुत्ते को देखता था तो मुझे भी डर लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे वह मुझे काटने वाला है। एक रात मेरी पत्नी मेरे बराबर में सो रही थी और नींद में कुछ बोल रही थी। उसने अपने पहले पति का नाम बार बार लिया। वह गहरी नींद में थी और कह रही थी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आपके बिना नहीं रह सकती। आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? मैं उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। कोई भी पति अपनी पत्नी के मुंह से किसी दूसरे मर्द का नाम नहीं सुन सकता। यह तो अभी भी अपने पहले पति से मोहब्बत करती थी और उसे भूल नहीं पाई थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसने कहा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा, तो सिर्फ इसलिए तुमने मुझसे शादी की थी? उसने कहा, हाँ, क्योंकि आपने मुझे सहारा दिया। आपकी मोहब्बत ने मेरा साथ दिया। अगर आप मुझे नहीं मिलते तुम अपने पहले पति के दुख में ही मर जाती। मुझे उसकी हर बात पर गुस्सा आ रहा था। मतलब उसने सिर्फ मुझे अपने सहारे के लिए रखा हुआ था। वह मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, देखो, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरा एक लड़की के साथ अफेयर था। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे छोड़ दिया था। जब उसने मुझे छोड़ दिया था तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे। लेकिन तुम अपने पहले पति का जिक्र मत किया करो। सृष्टि खामोश हो गई थी। उसने कहा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने सोचा था कि आपकी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की सिर्फ मैं ही हूँ। लेकिन आपने मोहब्बत की थी और अब भी मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हो।
उस लड़की ने आपको धोखा दिया, लेकिन मैंने तो आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैंने कहा, तुम जो भी समझो, लेकिन अब तुम्हें अपने पहले पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तुम मुझसे शादी कर चुकी हो और तुम मेरी धर्मपत्नी हो। तुम्हारा पहले पति से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर तुमने अपने पति का नाम लिया तो इसे बेवफाई समझूंगा। फिर तुम्हारे और मेरी पहली गर्लफ्रेंड में कोई फर्क नहीं रहेगा। वह कहने लगी, क्या मतलब है आपका बेवफाई एक ऐसे इंसान से जो इस दुनिया में ही नहीं है? तो मैंने कहा, हाँ, तुम जो भी कहो, बस अब अगर तुमने उसका नाम लिया तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे तकलीफ देना चाहती हो। उसने उसके बाद उसका नाम तो नहीं लिया, लेकिन वह मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। उसका मूड मेरी तरफ से ऑफ रहता था। वह मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करती थी। पहले जैसे मेरे साथ लेट नहीं करती थी, नहीं मेरे साथ अपने दिल की कोई बात करती थी। और खामोशी तूफान आने का अंदेशा होती है। एक खुश औरत कभी भी खामोश नहीं होती। जो औरत खामोश हो जाती है, उसका यही मतलब होता है कि या तो वह कुछ नहीं सोच रही है, या फिर उसके खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है। मेरी पत्नी बैठे बैठे कहीं खो जाती थी और मैं यही समझता था कि वह अपने पहले पति की यादों में खोई हुई है, वह पति जो इस दुनिया से जा चुका है। वक्त इसी तरह से गुजरने लगा और एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। मैं उसे इमरजेंसी में ही पास के एक अस्पताल में ले गया। यह वह डॉक्टर नहीं था जिनके पास मेरी पत्नी का इलाज चल रहा था, पर मैं जल्दबाजी में उसे यहाँ ले आया था। इस डॉक्टर ने कहा था कि इनका समय पूरा हो गया है और हमें फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा, डॉक्टर, क्या यह बच्चा जल्दी पैदा नहीं हो रहा? उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, जल्दी पैदा नहीं हो रहा, बल्कि पूरे 9 महीने हो गए हैं और 9 महीने से भी कुछ दिन ऊपर हो गए हैं। मैं डॉक्टर की इस बात को सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि अगर ऐसी बात थी तो फिर मामला कुछ गड़बड़ जरूर था। इस पर डॉक्टर ने कहा, जरूरी नहीं है कि अगर शादी जनवरी में हुई है तो औरत फरवरी में ही बच्चा कंसीव करे। कुछ औरतें बहुत जल्दी कंसीव कर लेती है, लेकिन अभी यह बातें करने का समय नहीं है। आप पैसों का इंतजाम करो, हमें ऑपरेशन करना होगा वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मैंने जल्दी से सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो गया। मेरी पत्नी ठीक थी। उसे ऑपरेशन रूम से कमरे में लेकर आए थे, लेकिन बच्चे को 24 घंटे के लिए मशीन में रखा गया था। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि 24 घंटे के बाद बच्चे को मशीन से निकाल लिया जाएगा। मेरी पत्नी अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। मैंने उसको समझाया, तुम परेशान मत हो, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। वह भगवान की कृपा से कल तक और भी ज्यादा ठीक हो जाएगा। भगवान ने तुम्हें बेटा दिया है। क्या नाम सोचा है तुमने इसका? इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, वह कहने लगी, मैंने तो इसका नाम। वह किसी का नाम लेने की कोशिश कर रही थी, मगर बोलते बोलते रुक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वह यह कहना चाहती है कि वह अपने बच्चे का नाम अपने पहले पति के नाम पर रखना चाहती है, लेकिन वह खामोश हो गई थी। जब नर्स बच्चे को लेकर आई तो मैं बच्चे को देखकर हैरान रह गया। बच्चा बहुत ही ज्यादा सांवले रंग का था, जबकि मेरी पत्नी भी बिल्कुल गोरी थी और मैं भी काफी खूबसूरत था। फिर यह बच्चा सांवला कैसे पैदा हो गया? डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे तो काफी सारे रंग बदलते हैं। आप अभी से ही परेशान हो रहे हैं। जैसे ही हम बच्चे को लेकर घर में दाखिल हुए, हैरी दौड़ता हुआ हमारे पास आ गया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने सृष्टि से कहा, यह क्या कर रहा है? इसे बच्चे से दूर रखो, कहीं यह बच्चे को कुछ नुकसान न पहुंचा दे। मैं परेशान होने लगा था, पर इस बात पर सृष्टि हंसने लगी और उसने कहा, यह खुश हो रहा है। आज बहुत सालों बाद मैंने इसे इस तरह खुश होते देखा है। यह ऐसे छलांग तो तब लगाता था जब मेरा पति घर में दाखिल होता था, और आज बच्चे को देखकर ऐसे ही छलांग मार रहा है और शोर मचा रहा है। इसने बहुत समय बाद इस तरह की हरकतें की है, क्योंकि यह आज बहुत खुश है। सृष्टि भी इस बात पर हंसने लगी थी, जबकि मैं इन दोनों को देख रहा था कि आखिर किस तरह की बातें कर रही है। पता नहीं क्यों, मुझे बच्चे से बिल्कुल भी अपनापन नहीं लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि मर्दों को बहुत छोटे बच्चों से ज्यादा मोहब्बत नहीं होती। वह थोड़े बड़े हो जाते हैं, बातें करने लगते हैं, शैतानी करने लगते हैं, खेलने लगते हैं, तब जाकर उनसे मोहब्बत होने लगती है। लेकिन मुझे तो इस बच्चे से बिल्कुल भी अपनापन महसूस नहीं हो रहा था और नहीं कोई पिता वाली फीलिंग आ रही थी।
यह कहने को तो मेरा पहला बच्चा था, मेरी और सृष्टि की मोहब्बत की निशानी था। पर मेरी पत्नी बहुत ही खुश थी। अभी तक उसने इस बच्चे का नाम नहीं रखा था। मैं उसे बार बार कहता था, इसका नाम रख लो, हम इसका नाम सोनू रख लेते हैं। मुझे यह नाम बहुत पसंद है, क्योंकि गांव में मेरे पिताजी मुझे बचपन में सोनू कहकर ही पुकारते थे। वह मेरी इस बात पर खामोश हो गई थी। एक दिन बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई और मेरी पत्नी का तो ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वह बार बार घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। डॉक्टर यहाँ करीब में ही है। उसने कहा, ध्यान से लेकर जाना और हैरी को अपने साथ लेकर जाना। मैंने कहा, इसे साथ लेकर क्यों जाऊं? हैरी को संभालूं या फिर इस बच्चे को देखूं? फिलहाल मैं डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर चला गया। डॉक्टर ने कहा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, छोटे बच्चे कभी कभी बीमार हो जाते हैं। मैं डॉक्टर से डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था। जब मैंने डॉक्टर से इस बारे में कहा तो डॉक्टर मेरी बात सुनकर हैरान हो गया, लेकिन डॉक्टर मेरा जानने वाला था, इसलिए मेरी बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। छोटा सा ही टेस्ट होगा, लेकिन रिपोर्ट आपको 2 दिन के बाद मिलेगी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने टेस्ट करवा लिया और बच्चे को घर वापस लेकर आया। बच्चा पहले से ठीक था। जब से बच्चा आया था, सृष्टि मेरी तरफ तो देख भी नहीं रही थी और वह पहले भी मेरी तरफ कम ही देखती थी। अपने ख्यालों में खोई रहती थी। सिर्फ शादी के शुरू के दिनों में ही वह मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। जब मेरे गले लगती थी तो आंखें बंद कर लेती थी। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि शायद वह मेरे गले लगकर यह महसूस करती थी कि मैं उसका पहला पति हूँ। मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो गई थी। इस लड़की की वजह से मैंने अपने माता पिता की बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। जो उसने कहा था, मैंने वही किया था, लेकिन वह तो किसी और के ख्यालों में खोई रहती थी। अब मैं इस बच्चे की तरफ भी हमेशा ही शक की नज़र से देखता था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मुझे इस बात पर हैरानी थी कि जब से यह बच्चा पैदा होने वाला था, हैरी मेरी पत्नी की तरफ देखकर अजीब तरीके से शोर मचाने लग जाता था। लेकिन अब जब से बच्चा इस दुनिया में आया था, हैरी बच्चे के साथ बहुत अच्छा हो गया था। उसके आगे पीछे भागता था, खेलता था, उछलता था। मेरी पत्नी बेटे और हैरी को एक साथ खेलते हुए देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी के लिए कुछ हूं ही नहीं। मेरी पत्नी तो हमेशा अपने बेटे में ही बिजी रहती थी। 2 दिन के बाद मुझे डॉक्टर ने कॉल किया और बताया कि आपकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, आप आकर ले जाएं। मैं बहुत परेशान था और जाना भी चाहता था। मैं यह भी सोचता था कि मैं रिपोर्ट लेने नहीं जाऊं। मुझे अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर मेरी मर्दांगी सामने आ गई और मैं चला ही गया। डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट बताई तो मैं हैरान रह गया। मुझे समझ आ गया कि हैरी मेरी पत्नी के पेट की तरफ देखकर इतना ज्यादा शोर क्यों मचाता था और अब इस बच्चे के आने से वह इतना खुश क्यों था। इस बच्चे का पिता मैं नहीं था, बल्कि मेरी पत्नी का पहला पति था। जब वह दुनिया से गया तो मेरी पत्नी मां बनने वाली थी। जब सृष्टि की मुझसे मुलाकात हुई थी, उसे 1 महीने पहले ही उसके पति की मौत हुई थी। उसने मुझसे झूठ बोला था कि उसके पति की मौत को 1 साल हो गया। उसके कुछ वक्त बाद मैंने सृष्टि से शादी कर ली थी। शायद मेरी पत्नी को भी इस बात के बारे में पता नहीं था। मेरी शादी के बाद तभी तो वह बार बार हैरी को देखकर परेशान हो जाती थी। शायद हैरी को पता था कि मेरी पत्नी का बच्चा होने वाला है और वह बच्चा उसके मालिक की औलाद है। जैसा सृष्टि ने कहा था, यह ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसका मालिक घर में आया है, क्योंकि वह मेरी पत्नी के पहले पति की औलाद है। तभी तो अभी तक मेरी पत्नी ने इस बच्चे का नाम तक नहीं रखा था। आज जब मैं घर वापस आया तो चुपचाप अपना सामान पैक करने लगा। वह मुझसे कहने लगी, क्या बात है, क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। उसने कहा, क्या मतलब है? मैंने उसे डीएनए की रिपोर्ट दिखाई और सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दो और इस सवाल के जवाब पर हम दोनों की जिंदगी टिकी हुई है। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? अगर तुम्हें नहीं पता था, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इस बच्चे को भी स्वीकार कर लूंगा। सारी जिंदगी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अगर तुम्हें पता था और फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला, तो मुझे कोई और फैसला करना पड़ेगा। जो होगा, सच होगा। हमारे बीच पहले भी बहुत झूठ था। कुछ झूठ मैंने तुमसे बोले थे,
लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोलने की उम्मीद नहीं की थी। मेरी पत्नी खामोशी से यह सब कुछ सुन रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, मुझे शक था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन यह तो मासूम बच्चा है ना, और इसका तो पिता इस दुनिया में भी नहीं है। यह अनाथ है। अगर तुम इसे सहारा दे दो तो भगवान हमेशा तुम्हारा भला करेगा। मैंने कहा, भगवान मेरा इस बात से ही भला नहीं करेगा। मुझे सिर्फ ऐसी पत्नी की जरूरत थी जो सिर्फ मेरी होकर मेरे बारे में सोचे। लेकिन तुम तो अभी भी अपने पहले पति को नहीं भूल पाई हो, और यह बच्चा भी उसी का है। मैं कैसे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मुझे माफ कर दो, मैं इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं चल सकता। मेरी पत्नी रोने लगी थी। मैंने कहा, वह जानवर था, एक कुत्ता था। उसको इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह बच्चा उसके मालिक का है, लेकिन मैं बेवकूफ बना रहा। आखिरी सांस तक बेवकूफ बना रहा, और अगर अभी मैंने डीएनए टेस्ट नहीं करवाया होता तो शायद तुम मुझे सारी जिंदगी बेवकूफ बनाकर रखती। क्या तुमने मुझे एक बेवकूफ आदमी समझा था? इस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची थी। मेरी पत्नी रोने लगी थी। वह मेरे कदमों में बैठकर रो रही थी। मैं परेशान था और अपना सामान बांधकर घर से निकल आया था। और घर से निकलकर मैं अपने गांव आ गया था। अब मुझे गांव आए हुए 2 महीने हो गए हैं। मैं अब दोबारा उस शहर में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि वहां जाऊंगा तो मुझे अपनी पत्नी की याद आएगी। उसने मेरे साथ धोखा किया था, मुझे बेवकूफ बनाया था। मैंने अपने माता पिता के पास आकर उनसे माफी मांगी थी। शायद मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी कैसे रह रही है। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ था कि मैंने उसे तलाक दे दिया। लेकिन गांव आने के बाद मैंने कभी पलटकर नहीं देखा। मैंने अपने माता पिता को यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि वह लड़की बहुत चालाक थी, जो अपने फायदे के लिए किसी के माता पिता को उनसे अलग करवा सकती है, तो वह किसी को भी धोखा दे सकती है। अपनी माँ की बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी। अब मैं अपने गांव में ही नौकरी कर रहा हूँ। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे शहर जाने की जरूरत नहीं। मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। लेकिन मेरे माता पिता मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं अभी तक सृष्टि को नहीं भूल पाया हूँ और अपने माता पिता की खुशी के लिए शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, मिस करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।